बहुत आसानी से दिमाग में बैठाया जा सकता है। आज के इस सत्र में हम तथ्यों को रटने के बजाय उनके बीच के कनेक्शन को समझने पर जोर देंगे। तो बिना देर किए इतिहास के पन्नों से शुरुआत करते हैं। जी। अगर हम लखनऊ की नींव की बात करें तो दस्तावेजों के अनुसार आधुनिक लखनऊ की स्थापना का श्रेय जाता है 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसफउद्दौला को। जी। और इसके अलावा इसके कई नाम भी हैं, जैसे प्राचीन काल में इसे लक्ष्मणपुरी कहा जाता था और आज इसे नवाबों का शहर, बागों का शहर, हाँ, बागों का शहर, गोल्डन सिटी और अवध के नाम से भी जाना जाता है। पर एक सवाल है, क्या ये सभी नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से समान रूप से महत्वपूर्ण हैं? जी बिल्कुल। ये जो उपनाम है ना, ये अक्सर सीधे मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाले प्रश्नों में आ जाते हैं। लेकिन परीक्षा के नजरिए से जो सबसे बड़ा आहा मोमेंट होता है, हाँ, जहां अक्सर छात्र गलती कर बैठते हैं, वह है लखनऊ के राजधानी बनने की टाइमलाइन। इसका जो कालक्रम है, वो पूर्ण और आंशिक राजधानी वाला? एकदम सही। परीक्षार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि लखनऊ एक झटके में उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी नहीं बन गया था। इसका एक पूरा ऐतिहासिक क्रम है। 1921 से लेकर 1935 तक यह केवल एक आंशिक यानी पार्शियल राजधानी के रूप में काम कर रहा था। 1921 से 1935। हाँ, इसके बाद वर्ष 1935 में जाकर इसे पूर्णकालिक यानी फुल टाइम राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये जो 1921 और 1935 के बीच का जो अंतर है ना, वह परीक्षार्थियों को भटकाने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में इस्तेमाल होता है। बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। यानी 1921 और 1935 के बीच का ये समय एक ट्रांजिशन पीरियड था। इसे याद रखना वास्तव में एक सॉलिड टिप है। तो इतिहास को समझने के बाद अब जरा वर्तमान भूगोल और जनसांख्यिकी की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस जिले का मुख्यालय लखनऊ में ही स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 2528 वर्ग किलोमीटर है और जो जनसंख्या है वो लगभग 4,90,000 के आसपास है। तो इतने बड़े आंकड़ों में से परीक्षार्थियों को किन विशेष प्रतिशत या अनुपातों पर अपना ध्यान ज्यादा लगाना चाहिए? देखिए, क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या एक बुनियादी ढांचा देते हैं, लेकिन असली सवाल उन अनुपातों से बनते हैं जो समाज की एक तस्वीर पेश करते हैं। इसमें सबसे पहला है लिंगानुपात, जो कि 917 है। हाँ, 917 है। इसका मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर 917 महिलाएं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो साक्षरता दर का है। लखनऊ की कुल साक्षरता दर 73.3% है। 73.3%। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। छात्रों को इसका विभाजन भी याद रखना होगा। पुरुष साक्षरता दर 82.6% है, जबकि महिला साक्षरता दर 71.5% है। इन दोनों के बीच का जो ये लगभग 11% का अंतर है, वो तुलनात्मक अध्ययन के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और इसके अलावा जब हम अर्थव्यवस्था और स्थानीय पहचान की बात करते हैं, तो एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना का जिक्र तो अनिवार्य है। ओडीओपी, हाँ। इसके तहत लखनऊ को चिकनकारी एवं जरी जरदोजी के लिए पहचाना गया है। ये सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि ये जिले की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा इंजन है, जिस पर बार बार सवाल बनते ही हैं। कला और अर्थव्यवस्था का ये संगम वाकई दिलचस्प है। और अगर हम लखनऊ की भौगोलिक सीमाओं को समझने की कोशिश करें, मैंने पढ़ा है कि ये सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव और हरदोई से घिरा हुआ है। जी। लेकिन परीक्षा के उस दबाव में दिशाओं के साथ इतने सारे जिलों को याद रख पाना छात्रों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। क्या इसे याद रखने की कोई आसान तकनीक है? ने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षार्थी इसे एक घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज पैटर्न में विजुअलाइज कर सकते हैं। अच्छा, क्लॉकवाइज? हाँ, बस अपने दिमाग में उत्तर दिशा से शुरुआत करें। सबसे ऊपर यानी उत्तर में क्या है? सीतापुर। ठीक है, सीतापुर उत्तर में। फिर घड़ी की सुई की तरफ पूर्व की तरफ बढ़ें तो बाराबंकी आता है। नीचे की तरफ यानी दक्षिण में जाएं तो रायबरेली मिलेगा। एकदम सही। इसके बाद जब सुई दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है तो वहां उन्नाव स्थित है और अंत में वापस ऊपर जाते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में हरदोई जिला है। तो सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव और फिर हरदोई। हाँ, इस तरह एक वृत्ताकार यानी सर्कुलर मोशन में दिशाओं के अनुसार क्रम बनाने से परीक्षा हॉल के तनाव में भी सीमाएं बहुत आसानी से याद आ जाती हैं। दिशा के अनुसार ये क्लॉकवाइज ट्रिक निश्चित रूप से बहुत मददगार साबित होगी। तो भूगोल और सीमाओं को समझने के बाद अब अगर हम लखनऊ की सड़कों पर निकलें तो इसका इतिहास इसकी ऐतिहासिक इमारतों में स्पष्ट रूप से झलकता है।
बिल्कुल झलकता है। पर्यटन स्थलों की बात करें तो 1784 में बना बड़ा इमामबाड़ा और उसके कई साल बाद 1837 में बना छोटा इमामबाड़ा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त रूमी दरवाजा, छतर मंजिल, महाराजा बिजली पासी का किला, ताकोरी, दिलकुशा कोठी और हुलासखेड़ा जैसे ऐतिहासिक स्थल भी मौजूद हैं। ऐतिहासिक स्थलों से आगे बढ़कर क्या कला और संस्कृति से जुड़े आधुनिक संस्थानों का भी कोई ऐसा पैटर्न है जिसे छात्र आसानी से याद कर सकें? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम कला और संस्कृति संस्थानों की स्थापना वर्षों को ध्यान से देखें तो वहाँ एक बहुत ही स्पष्ट क्रोनोलॉजी नजर आती है। परीक्षार्थियों को इन वर्षों को अलग अलग रटने के बजाय एक टाइमलाइन पे रखना चाहिए। टाइमलाइन? वो कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1911 से, जब कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना हुई। इसके बाद लगभग आधी सदी का अंतर है। फिर 1962 में राज्य ललित कला अकादमी अस्तित्व में आई 1962 में, और ठीक इसके एक साल बाद यानी 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत हुई। ओहो, 1962 और 1963। हाँ, 1962 और 1963 को जोड़े में याद रखना बहुत आसान है। इसके बाद एक दशक से थोड़ा ज्यादा समय बीता और 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई। इस सूची में राष्ट्रीय कथक संस्थान और रविंद्रालय नाट्य केंद्र भी शामिल हैं। वर्षों के इस क्रम को, जैसे 1911, 1962, 1963, 1975, इनको एक साथ जोड़कर देखने से विकल्पों को एलिमिनेट करना या छांटना बहुत आसान हो जाता है एग्जाम में। ये कालक्रम वास्तव में चीजों को बहुत व्यवस्थित कर देता है। 1962 और 1963 को एक जोड़े की तरह याद रखना एक बेहतरीन रणनीति है। तो कला और संस्कृति के इस खूबसूरत पहलू से निकलकर अब प्रशासन के एक थोड़े अलग हिस्से पर नजर डालते हैं। जी, कारागार प्रशासन। मैंने देखा है कि यहाँ के जेल प्रशासन का इतिहास बहुत ही पुराना है, जैसे कि 1867 में स्थापित नारी बंदी निकेतन। इसके अलावा 1940 में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान और 1949 में आदर्श कारागार की स्थापना हुई। बिल्कुल। साथ ही अमीनाबाद में जेल डिपो भी स्थित है। पर प्रशासनिक ढांचे में ये 1949 का वर्ष मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। क्या इसी वर्ष कृषि या व्यापार से जुड़ा भी कोई संस्थान बना था? ये एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। यहीं पर एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ने की कला काम आती है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। 1949 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा। हाँ, एक तरफ 1949 में आदर्श कारागार बना और दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र में उसी वर्ष राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना हुई। वाह, तो दोनों 1949 में। बिल्कुल। और अगर हम कृषि और व्यापारिक संस्थानों की क्रोनोलॉजी को आगे बढ़ाएं तो 1949 के बाद व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए 1966 में उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। 1966 में? हाँ। इसके बाद आता है 1975, जहां लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान बनाया गया और फिर सीधे 2000 के दशक में प्रवेश करते हुए 2002 में उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की नींव रखी गई। मतलब 1949, 1966, 1975 और फिर सीधा 2002। हाँ। इन विशिष्ट संस्थानों के अलावा यूपी कृषि अनुसंधान परिषद और एग्रो प्रोसेसिंग जोन भी लखनऊ में ही स्थित है। जब छात्र इस तरह की टाइमलाइन बनाते हैं ना, तो उन्हें समझ आता है कि लखनऊ केवल राजनीतिक राजधानी नहीं है, बल्कि यह दशकों से कृषि अनुसंधान और व्यापारिक नीतियों का भी एक बेहद मजबूत केंद्र रहा है। एकदम सही। यानी 1949 और 1975 जैसे वर्ष कई मोर्चों पर महत्वपूर्ण रहे हैं। राज्य स्तरीय संस्थानों की इस विस्तृत श्रृंखला के बाद अब उन बड़े केंद्रीय संस्थानों और संगठनों की तरफ चलते हैं जो सीधे भारत सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। जी, लखनऊ में कई ऐसे दिग्गज संस्थान हैं, जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे CDRI कहा जाता है, साथ ही भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर भी यही हैं। इसके अलावा पशु जैविक औषधि संस्थान और नेशनल बोटानिकल गार्डन यानी NBRI भी प्रमुख हैं। इतनी लंबी सूची है। क्या कुछ और भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं जिनके बारे में परीक्षार्थियों को पता होना चाहिए? सूची लंबी जरूर है, लेकिन हर नाम अपने आप में एक संभावित प्रश्न है। अगर हम भाग 2 की बात करें तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र जिसे हम रिमोट सेंसिंग सेंटर के नाम से जानते हैं, और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ के ही हिस्से हैं। काफी सारे शोध संस्थान हैं यहाँ। जी।
लेकिन अगर हम परीक्षा के ट्रेंड्स का विश्लेषण करें तो एक ऐसा तथ्य है जो करंट अफेयर्स के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? बन रहे होते हैं ना, वे पेपर सेट करने वालों के सबसे पसंदीदा विषय होते हैं। क्योंकि वे सीधे तौर पर राज्य के नवीनतम प्रशासनिक अपडेट्स को दर्शाते हैं। बिल्कुल, इसलिए छात्रों को इस पर विशेष नजर रखनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी सलाह है कि निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स को करंट अफेयर्स के चश्मे से देखा जाए। इसी आधुनिकरण और विकास की बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने देखा है कि परीक्षाओं में अक्सर उन चीजों पर बहुत जोर दिया जाता है जो किसी राज्य या देश में प्रथम हो या सबसे बड़ी हो। हाँ, ये तो फेवरेट सवाल होते हैं। और लखनऊ के पास ऐसे कई खिताब हैं, जैसे कि एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, देश का तीसरा रीजनल साइंस सिटी, एशिया का सर्वाधिक बड़ा जिनेश्वर मिश्र पार्क और राज्य का प्रथम जैविक प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक पार्क। इसके अलावा लोहिया पार्क, एग्रो पार्क, लुलु मॉल, आईटी सिटी, श्री कांशीराम ग्रीन यानी इको पार्क, रमाबाई अंबेडकर मैदान और डिफेंस पार्क भी आधुनिक लखनऊ की पहचान है। क्या भविष्य में भी ऐसे कुछ प्रथम या विशाल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिन पर छात्रों को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल आ रहे हैं। ये जो फर्स्ट और लार्जेस्ट का कॉम्बिनेशन है, ये हमेशा स्कोरिंग होता है, लेकिन जैसा कि आपने पूछा, हमें भविष्य की ओर भी देखना होगा। कुछ ऐसी भव्य परियोजनाएं हैं जो अभी निर्माणाधीन है और वे इस शहर का पूरा परिदृश्य बदल देंगी। कौन सी परियोजनाएं? इनमें प्रमुख है एआई सिटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, मैग्नेट सिटी, एरो सिटी और रामायण पार्क। जब ये बनकर तैयार होंगे तो ये सीधे परीक्षा के प्रश्न पत्रों में दिखाई देंगे। एआई सिटी और मैग्नेट सिटी, ये तो बहुत ही आधुनिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब अगर हम इसी आधुनिक ढांचे में शिक्षा जगत को जोड़ें तो विश्वविद्यालयों की क्रोनोलॉजी को डिकोड करना बेहद जरूरी है। यहाँ भी छात्रों को वर्षों के बीच के अंतराल पर ध्यान देना चाहिए। वो कैसे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत बहुत पहले 1921 में हो गई थी, जब लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, 1921। लेकिन इसके बाद एक लंबा अंतराल रहा। फिर 1996 में एक बड़ा कदम उठाया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो 1921 के बाद सीधा 1996? जी, इसके बाद तो जैसे एक बाढ़ सी आ गई। वर्ष 2000 में तकनीकी शिक्षा के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय बना। फिर 2008 में डॉक्टर शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय और 2010 में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय स्थापित हुए। और मेडिकल और लॉ की पढ़ाई का क्या? अगर चिकित्सा तथा कानून की पढ़ाई की बात करें तो केजीएमयू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और एसजीपीजीआई तो पहले से ही प्रसिद्ध हैं। इनमें सबसे नया नाम जुड़ा है 2018 में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का। ये 1921 से लेकर 2018 तक का जो सफर है, ये दिखाता है कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में विविधीकरण हुआ है। 1921 के बाद सीधे 1990 के दशक और 2000 के दशक में जाकर इतना बड़ा बूम आना, ये ट्रेंड वाकई याद रखने लायक है। शिक्षा और अनुसंधान की इतनी गहरी चर्चा के बाद उन छात्रों की भी बात कर लेते हैं जिनकी रुचि खेल, साहित्य या वन्य जीवों में है। बिल्कुल। खेल प्रेमियों के लिए यहाँ केडी सिंह बाबू स्टेडियम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जैसे बेहतरीन खेल परिसर मौजूद हैं। अगर संग्रहालयों यानी म्यूजियम्स की बात की जाए तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय और डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम यहाँ स्थित हैं। जी। साथ ही एक बहुत ही अनोखा साक्षरता संग्रहालय भी निर्माणाधीन है, जो कि राज्य का पहला ऐसा संग्रहालय होगा। इसके अलावा भाषा और वन्य जीव के क्षेत्र में लखनऊ क्या भूमिका निभा रहा है? भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के मामले में लखनऊ का योगदान अद्वितीय है। यहाँ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान, जैन विद्या शोध संस्थान और इसके साथ ही उर्दू, पंजाबी तथा सिंधी अकादमी भी स्थित हैं। मतलब सारी प्रमुख भाषाओं के संस्थान यही हैं। हाँ, ये सभी संस्थान एक ही शहर में होना इसे भाषाओं का एक बड़ा केंद्र बनाता है। और अगर हम वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण की बात करें तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध नाम है, जिसे चिड़ियाघर कहते हैं। जी। इसके अलावा तितली पार्क और कुकरेल में स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र भी पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि कुकरेल के ही इलाके में देश का प्रथम नाइट सफारी पार्क भी निर्माणाधीन है। अरे वाह, देश का प्रथम नाइट सफारी पार्क। जी। एक बार फिर ये एक ऐसा प्रथम और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है
जो किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक बहुत ही मजबूत और संभावित प्रश्न बन जाता है। देश का पहला नाइट सफारी पार्क, ये तो सच में एक बड़ा आकर्षण होने वाला है। तो हमने इतिहास, भूगोल, संस्थान और वन्य जीवों तक का सफर तय कर लिया है। अब इस गहरे विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आते हैं जी, जो कि 2024 के समसामयिक घटनाक्रम यानी एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर केंद्रित है। अभी हाल ही की बात है, 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राजधानी लखनऊ में कीर्ति चक्र विजेता शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। इन्हें केवल एक करंट अफेयर का प्रश्न है, बल्कि हमारे देश के वीरों के प्रति एक बड़ा सम्मान भी है। क्या 2024 के संदर्भ में सुरक्षा या प्रशासन से जुड़ा कोई और महत्वपूर्ण अपडेट भी है? हाँ, वो तिथि 21 अगस्त 2024 और शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह जी का नाम छात्रों को अनिवार्य रूप से याद रखना चाहिए। और इसके ठीक साथ ही एक और बहुत ही अहम करंट अपडेट जुड़ा हुआ है। वो क्या है? लखनऊ में महिलाओं के सशक्तिकरण और विशेष सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की गई है। वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन? जी, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के जो नवीनतम अपडेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। जब परीक्षार्थी केवल इतिहास या भूगोल के पुराने तथ्य नहीं रटते, बल्कि उन ऐतिहासिक तथ्यों को 2024 के इन ताज़ा घटनाक्रमों के साथ जोड़कर एक समग्र चित्र बनाते हैं, तब जाकर उनकी तैयारी वास्तव में पूरी और मजबूत मानी जाती है। बिल्कुल सही।